नमस्कार, आप राजस्थान देख रहे हैं। मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में मार्च में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। दिनों दिन बढ़ती संक्रमित मरीजों की संख्या इसके संकेत दे रहे हैं कि राज्य की गहलोत सरकार जल्द ही कोई सख्त एक्शन ले सकती है। जयपुर समेत पिछले प्रदेश के 6 जिलों में फिर बन रहे हैं हॉटस्पॉट। जी हां, राजधानी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60,000 को क्रॉस करता जा रहा है और आने वाले वक्त में अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो एक चुनौती बन सकता है और चिंता भी बढ़ा सकता है। रिपोर्ट देखिए इसी पर। राजस्थान में कोरोना एक बार फिर बेकाबू होता नजर आ रहा है। राजस्थान की बात करें तो 24 घंटे में 251 नए मामले सामने आए हैं। इस महीने में अब तक 15 दिनों में राज्य में कुल 2,884 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 63% मरीज तो केवल भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर जिले में मिले हैं। जयपुर में आज कोरोना के 55 नए मरीज मिले। इसके बाद अब जयपुर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच गया है। राजस्थान में जयपुर के अलावा उदयपुर में 29, भीलवाड़ा में 22, जोधपुर में 20, डूंगरपुर में 19, अजमेर में 13, राजस्थान में 12 और झालवाड़ा बांसवाड़ा में 11 मरीज मिले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतीश पुनिया का कहना है कि राजस्थान की पहले भी कोरोना के मामले में बड़ी भयावह स्थिति रही है। सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान सरकार ने नहीं दिया और ना ही कोई एक्शन प्लान बनाया गया। राजस्थान संक्रमण के मामलों में पहले भी देश के कुछ अग्रिम पंक्ति के राज्यों में शुमार था और बहुत भयावह स्थिति राजस्थान ने भुगती और देखी है। जिस प्रकार की अलर्ट सरकार को चाहिए वैसी सरकार अलर्ट दिखती नहीं है। केवल रात का कर्फ्यू और जिससे कोरोना रुक जाए ये पर्याप्त नहीं है। सरकार को फिर से कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए, बचने के लिए कोई न कोई ठोस एक्शन प्लान निश्चित रूप से बनाना पड़ेगा। बीते एक हफ्ते में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है ये राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। पिछले 10 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो मार्च में कोरोना किस तेजी से फैल रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी में जितने मरीज पूरे राज्य में आए थे उतने मरीज तो मार्च के शुरुआती 15 दिनों में आ गए हैं। राजस्थान में फरवरी में कुल 2,845 मरीज आए थे, लेकिन मार्च में 15 दिनों में 2,884 मरीज सामने आ चुके हैं। राजस्थान में कोरोना का पहला केस पिछले साल मार्च में सामने आया था। तब से अब तक इस बीमारी से राज्य में 2,790 मरीज अपना दम तोड़ चुके हैं, जबकि पूरे राज्य में इस बीमारी से अब तक कुल 3,23,220 मरीज ग्रसित हो चुके हैं। वर्तमान में अब भी पूरे प्रदेश में 2,572 एक्टिव केस हैं, जिनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस के समर्थक विधायक संयम लोढ़ा का कहना है कि लोगों की लापरवाही से संख्या में इजाफा हो रहा है। इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। जब तक इसकी पूरी तरह से रोकथाम न हो तब तक सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने से एक लापरवाही आम जनता में आई है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अतः लोगों को फिर से सचेत होने की आवश्यकता है। प्रशासन को भी सचेत होने की आवश्यकता है कि जब तक इस बीमारी का स्थायी रोकथाम नहीं हो तब तक कोरोना को लेकर के जो दिशा निर्देश गाइडलाइन दी गई है उसका पालना करें। वहीं प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीजों की बढ़ोतरी होती जा रही है ये चिंता का विषय तो है ही, लेकिन सरकार भी लगातार रोकथाम के लिए आमजन से अपील कर रही है। अगर मार्च की बात करें तो मार्च के महीने में और पिछले 10 दिन में कोरोना के 250 से ज्यादा मरीजों के मिलने का मामला भी सामने आया है और प्रदेश में 60,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या भी पार हो चुकी है। ऐसे में सरकार तो आमजन से अपील कर रही है, साथ ही जनतंत्र टीवी भी आम लोगों से अपील करता है कि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, जिससे कि इस महामारी से बचा जा सके। राजस्थान में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जहां सरकार चिंतित है तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी इसकी रोकथाम के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। एक दिन में 251 से अधिक मरीज प्रदेश में मिले हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रदेश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें और कोरोना के चलते प्रदेश के 6 जिले हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। अब आम लोगों को अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी है। मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, जिससे कोरोना से बचाव हो सके। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय वर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर।
और खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां पर राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह कचारियावास का एक नया बयान सामने आया है। कचारियावास ने कहा कि फोन टैपिंग को लेकर बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। कल मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने क्या बोला था और क्या कहा। धार्मिक यात्रा से सतीश पुनिया और कटारिया के सीने पर सांप लौट रहे हैं। एक बात आप मानकर चलिए, ये जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, जिस तरह का अपराध हो रहा है, अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, हम सबको, पूरे समाज को राजनीति से ऊपर उठकर ये जो मानसिक विकृति उसको खत्म करना होगा। महिलाओं पर जो अपराध करे उनको फांसी पर लटकाना होगा। सबको एक होकर अपराध का जवाब देना होगा। अपराधी की मानसिकता बदलनी होगी। पाप जो कर रहे हैं उनको भगवान माफ नहीं करेगा और सरकार भी उनको माफ नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार देखी जा रही है। बूंदी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। इसको लेकर बूंदी प्रशासन लगातार कोरोना से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर लगातार बैठक भी हो रही है। व्यापार मंडल हो या फिर प्रशासनिक आला अधिकारी, सभी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए 7 दिन में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने को लेकर निर्देशित किया जा चुका है। यानी कि कहा जा सकता है कि कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अगर लापरवाही बरती तो 7 दिन बाद प्रशासन और भी सख्त नजर आ सकता है। जैसा आप लोगों की जानकारी में है कि केरल और महाराष्ट्र, 2 स्टेट में संक्रमण दोबारा शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में तो आज की जो स्थिति है वो ये है कि सेकंड लहर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मान लिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने परसों व्यापार मंडल और पेंशनर समाज के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें वैक्सीनेशन पे और कोरोना का जो वापस संक्रमण बढ़ रहा है उसको चर्चा हुई है। और ये तय किया गया है कि अगले 5-7 दिन तक कस्बे में जो है लगातार पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीमें मास्क वितरण भी करेंगी, लोगों की समझाइश भी करेंगी और ये मुनादी भी करेंगी कि भविष्य में जो है इसमें कठोर कार्रवाइयाँ की जाएंगी, मास्क और सैनिटाइजर की पालना नहीं करनी। और खबर दौसा से, जहां पर कोरोना की वैक्सीन लगवाना लोगों को महंगा पड़ गया। मामला बांदीकुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां पर युवक खुद को और अपनी मां को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने आया था। वैक्सीनेशन को लेकर अस्पताल परिसर में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसकी वजह से किसी ने उसकी जेब से 5,000 रुपये निकाल लिए। आनंद फानन में लोगों ने मामले की जानकारी अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी को दी, जिसको लेकर चिकित्सा प्रभारी किसी तरह संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मानो राम भरोसे है। जहां अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े रहते हैं, तो वहीं अस्पताल की सुरक्षा के लिए लगाए गए 3 सुरक्षा गार्ड ज्यादातर अस्पताल परिसर से नदारद ही दिखाई देते हैं। और खबर नागौर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय आयोजन पर हल्ला बोल के तहत कुचामन सिटी में प्रदर्शन हुआ है, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों ने गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए हल्ला बोला है। प्रदर्शन के दौरान राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बिजली बिलों में हो रही भारी वृद्धि, दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार, खनन माफियाओं को मिल रहे संरक्षण, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दुष्कर्म के साथ साथ किसानों के कर्ज माफ नहीं होने जैसे कई मुद्दों पर गहलोत सरकार को घेरा गया है। तो पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष का फर्ज होता है कि वो सरकार की नींद उड़ाए और जनता के कर्तव्यों के प्रति उसको आभास कराए कि तुम्हें ये काम करने हैं। जो सरकार की विफलताएं हैं वो हमारे सामने ही हैं। गरीब लोग जो हैं इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पर है, डीजल, पेट्रोल और बिजली दाम बढ़ रहे हैं, इनके ऊपर अलग अलग तरीके के चार्ज लगा रहे हैं। नंदीशालाएँ के नाम पे खूब सारे कर लिए गए, लेकिन गऊ जो है हमारी कितने सड़कों पे और दुर्घटनाओं का रोज न्योता दे रही है। बस इन्हीं विफलताओं के लिए और उनको इस चीज़ के लिए जगाने के लिए ये हमारा हल्ला बोल प्रोग्राम है। तो जो 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनी और जिन वादों पर सरकार बनी उन वादों पर कांग्रेस की सरकार कायम नहीं रही और जो वादे किए चाहे युवाओं के साथ हो, किसानों के साथ हो, उन पर कभी खड़ी नहीं उतरी है कांग्रेस की सरकार। और आज जो कांग्रेस की नीति है वो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सभी जगह ज्ञापन दे रही है और अपना विरोध प्रकट कर रही है।
आज कांग्रेस सरकार 2 साल बनने ऊपर हो गए, लेकिन किसानों के साथ जो वादा किया कि हम 2 लाख रुपए तक आपका कर्जा माफ करेंगे, एक पैसा भी किसानों के साथ माफ नहीं किया कर्जा। अलबत्ता उन पर VCR बनवाना, सीटें बनवाना, जो बिजली की दरें बढ़ी है वो बढ़ाना, ये तो अपनी जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की 5 साल के अंदर किसान के हो चाहे घरेलू कनेक्शन हो, एक भी पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बढ़ाया। उसी प्रकार अपराध इस कदर बढ़ गए कि आज हर जगह अपराध होने लगे। आज अपने नावा तहसील के अंदर देखते हैं स्थिति, तो इतनी चोरी डकैती अपराध बढ़े, मर्डर हुए, उनकी कोई गिनती नहीं है। प्रतापगढ़ से जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बाद में कांग्रेस के पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। नगर परिषद के नवनिर्वाचित वार्ड की पहली बैठक ही काफी हंगामेदार रही। परिषद सभागार में आज बजट को लेकर बैठक आहूत की गई, जिसमें सभापति रामकन्या गुर्जर द्वारा जैसे ही शहर को सुअर मुक्त करने की बात कही गई, कांग्रेस पार्षद सुशील गुर्जर ने खड़े होकर उनको झूठा करार दिया और कहा कि सभापति का यह कहना कि जब तक शहर सुअर मुक्त नहीं होगा सभापति की कुर्सी पर नहीं बैठूंगी। पहला बात क्या होती है? ये नियम का आप ये बताओ कि पहले से ये नियम कब से लागू हुआ सर? ये नियम कब से लागू हुआ? पहले तो मूल बैठक है ये बजट की है सर। ये नियम कब लागू हुआ? आप तो नियम बता दीजिए ना। हो गया लास्ट में जो है वो सर आप नियम अधिनियम और नियम की धारा बता दीजिए, कौन सी धारा के तहत आप नहीं कर रहे हैं? नगर पालिका अधिनियम में कहाँ पर लिखा हुआ है ये जो आप बता रहे हैं? ये क्या? अरे किसी भी समस्या का प्रोसीडिंग, किसी भी समस्या की प्रोसीडिंग पहले लिखी जाती है, उसके बाद उसका निराकरण किया जाता है बैठक में। आप मीटिंग आप मीटिंग के एजेंडे को छोड़ के बार बार फोन कॉल को अटेंड कर रहे हैं, क्या माना जाए? जब सदन में बैठक हो रही थी वहाँ पे आयुक्त साहब के बार बार फोन आ रहे थे, उनसे ये मतलब जांच की जाए कि आयुक्त साहब किससे बात कर रहे थे, बार बार उठ के भी जा रहे थे। उनको तो बैठक में बैठना चाहिए कि वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है। और श्रीगंगानगर में नई धान मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। आपको बताएं, किसानों की महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे। पंजाब के जाने माने सूफी लोक गायक कुंवर ग्रेवाल ने अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन और किसान महापंचायत में किसानों को कृषि कानून के बारे में जागरूक किया। किसान महापंचायत में कई किसान संगठनों के नेताओं के साथ ही राकेश टिकैत सहित राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता श्रीगंगानगर में रहे। और भिवाड़ी पुलिस ने फूलबाग थाना क्षेत्र के गांव थड़ा मोड़ के पास एक ज्वेलर्स से हुई लूट के मामले में 12 मार्च को फूलबाग पुलिस ने खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा था, जिसको भिवाड़ी पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गांव थड़ा स्थित दक्ष ज्वेलर्स के मालिक प्रवीण कुमार ज्वेलर्स से कट्टे के बट से मारकर उसे घायल करके 30,000 रुपये और ज्वेलरी लूट कर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर टीम गठित की गई और आज चौथे आरोपी महेश उर्फ फुक्की उर्फ लंगोड़िया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। दक्ष ज्वेलर्स है, प्रवीण कुमार इसके मालिक थे। वो अपने शॉप बंद करके जा रहे थे तो सुमित और उसके साथियों ने उनको लूट किया था रास्ते में। उसके बाद 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके। आज एक महेश को हमने प्रोडक्शन वारंट को गिरफ्तार किया है और इसने समतल चौक से भी 21 जनवरी को एक चेन स्नैचिंग की वारदात और एक धारोड़ा से चेन स्नैचिंग की वारदात, 2 वारदातें वो कबूल किए, उस पर भी कार्रवाई। और खबर जोधपुर से, जहां पर बच्चे की हत्या का एक मामला सामने आया है। हत्या के विरोध में पूरा बाजार बंद हुआ, हंगामा किया गया। खाड़ा फलसा कुम्हारिया कुआं व्यापारी संघ ने दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है।
और श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में अनूपगढ़ रोड पर 2 कारों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें घायल ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। तो 2 कारों के आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि तस्वीरें आप देखिए, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 2 लोगों की बताया जा रहा है कि इस हादसे में मौत हुई है। और श्रीगंगानगर से लगते पंजाब बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरोना के नए स्ट्रेन को फैलने से रोकने के लिए श्रीगंगानगर पंजाब बॉर्डर साधुवाली में चेक पोस्ट स्थगित कर मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। श्रीगंगानगर जिले की सीमा में बाहरी राज्यों से प्रवेश करने से पहले यात्रा शुरू होने के 72 घंटे पहले RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देखी जा रही है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं हो तो यात्रियों को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की सीमा में प्रवेश से रोक दिया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश की सीमाओं से राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, उनके 72 आवर्स पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देखकर ही उनको अंदर आने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में साधुवाली चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया। या कुछ अनियमित से ये कमियां पाएगी, जिसके संबंध में उनको निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर एक मेडिकल टीम राउंड द क्लॉक रहेगी, जो आने वाले लोगों का रैंडम सैंपलिंग करेगी। इसके साथ साथ पुलिस की 24 घंटे लगातार नाकाबंदी रहेगी और सभी आने वालों का ये रिपोर्ट चेक की जाएगी कि उसके पास कोरोना की 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट है अथवा नहीं। और बांसवाड़ा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्टर सभागार में हुई है। इस दौरान जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने योजनाओं की समीक्षा के साथ कोविड-19 पर चर्चा की। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि कोविड-19 में प्राथमिकता के साथ काम करना होगा। उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो मौके से उसे जिला अस्पताल लाया जाए और सैंपल लेने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिन स्वास्थ्य कर्मियों का कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज बाकी है, उन्हें वैक्सीन के लिए बुलाने के निर्देश भी दिए हैं। और सवाई माधोपुर की बोली थाने की मित्रपुरा चौकी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर मित्रपुरा चौकी पुलिस क्षेत्र के बोरदा गांव पहुंची। पुलिस ने 150 लीटर अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने करीब 6000 लीटर शराब को नष्ट भी किया। खेतों में बनी अवैध भट्टियां भी ध्वस्त कर दी गई। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, बाकी की तलाश की जा रही है। और झुंझुनू में 5 साल की मासूम से रेप मामले में कोर्ट ने 15 दिन में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी है। चालान पेश होने के 15 दिन में कोर्ट का यह फैसला आया है। मामले में झुंझुनू ने 9 दिन में चालान पेश कर दिया था। दरिंदगी की वारदात 19 फरवरी को हुई थी। इस मामले में पुलिस की तरफ से कुल 27 गवाह पेश किए गए। मामले में सोमवार को बहस पूरी हुई थी और मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने विशिष्ट न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन के सामने करीब 3 घंटे तक बहस चली और विशिष्ट लोक अभियोजन लोकेंद्र सिंह शेखावत ने दोषी का गुनाह जघन्य मानते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की थी। और इस बुलेटिन में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।